हेलो गाइस, आज हम 7th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 हमारी बदलती पृथ्वी को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो पृथ्वी है इसके ऊपर जो स्थलमंडल है। स्थलमंडल मतलब अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। हमारी पृथ्वी पर स्थल है। स्थलमंडल जो है उसमें बहुत सारे प्लेटें हैं। मतलब हमारा स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें क्या कहा जाता है? स्थलमंडलीय प्लेट कहा जाता है। अब ये जो प्लेट है हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा से होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, यानी कि पृथ्वी जो है हमारी, इसके अंदर लगातार हमेशा धीमी गति से पृथ्वी के जो अंदर का भाग है वो धीमी गति से लगातार घूम रहा है वृत्तीय रूप में। ठीक है। और मतलब पृथ्वी के अंदर ये बहुत ही धीमी गति से लगातार ये मतलब मैग्मा वगैरह पृथ्वी के अंदर जो है काफ़ी गर्म होता है, ये लगातार घूमता रहता है। अब पृथ्वी की प्लेट जो है वो इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है, यानी कि ये जो घूम रहा है इसकी वजह से काफ़ी परिवर्तन भी देखने को मिलता है। अब पृथ्वी की जो गति है उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो गति हो रही है लगातार, उसको मतलब जो बल लग रहे हैं पृथ्वी के अंदर जो गति हो रही है उनके ऊपर जो बल लग रहे हैं उनके बलों के आधार पर ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं, जिस वजह से इसके आंतरिक भाग को बांटा गया है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो भी बल लग रहे हैं उनको अंतर्जनित बल यानी एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल एक्सोजेनिक फोर्स कहा जाता है। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। मतलब ये है कि पृथ्वी के अंदर जो लगातार मतलब मैग्मा इधर उधर मतलब वृत्तीय गति में जो लगातार मैग्मा घूम रहा है, उसकी वजह से पृथ्वी के अंदर जो गति हो रही है, घूमने की वजह से पृथ्वी के अंदर जो गति हो रही है, बल लग रहा है, वो कभी तो इतना तेज़ी से बल लगता है और कभी धीमी गति से घूमता रहता है। यानी कि ज़्यादातर तो धीमी गति से घूमता ही रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत तेज़ी से एकदम से गति तेज़ होती है, यानी जिसे आकस्मिक गति बोला जा रहा है यहाँ पर, यानी कि बहुत तेज़ी से अचानक तेज़ी से गति हो जाती है, जिस वजह से क्या है कि मतलब भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। यानी कि जब ये पृथ्वी के अंदर बहुत तेज़ी से परिवर्तन होता है, बहुत तेज़ी से गति हो जाती है, बहुत तेज़ अचानक जो गति होती है, इस वजह से क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर से पृथ्वी की जो है हिलने लग जाती है। जब हिलती है तो उसे भूकंप कहा जाता है। और जब ये पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा है वो गति के कारण, तेज़ गति के कारण जब वो बाहर निकलने लग जाता है, उस पर ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो वो ज़मीन से ऊपर को निकलने लग जाता है। तो उसके कारण जो है मतलब ज्वालामुखी जिसको कहा जा रहा है, ज्वालामुखी उससे निकलना शुरू हो जाता है। यानी कि जब गति पृथ्वी के अंदर तेज़ गति होगी तो पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा है जो कि काफ़ी गर्म है, वो पृथ्वी से बाहर निकलने लगता है। ठीक है। जिससे क्या होता है, इन भूकंप और ज्वालामुखी से पृथ्वी की जो सतह है ऊपर की, उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है। ठीक है। ये तो पृथ्वी के अंदर की है, यानी कि अंतर्जनित बल के कारण होता है। और बहिर्जनित बल के कारण भी काफ़ी मतलब बहुत सारी वो देखने को मिलती हैं। देखें, इसको समझ लेते हैं हम इस स्ट्रक्चर में। पृथ्वी की गतियाँ जो हैं वो अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल में बांटी गई हैं। फिर अंतर्जनित बल में आकस्मिक बल आता है, जिस आकस्मिक बल में जैसे भूकंप, आकस्मिक बल के कारण भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन जैसी प्रक्रियाएँ होती हैं। और एक होता है पटल विरूपण बल। पृथ्वी के अंदर एक पटल विरूपण बल लगता है, जिससे क्या होता है, पर्वतों का निर्माण हो जाता है, जिसे पर्वत निर्माणकारी बल भी कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी पर्वत वगैरह बने हैं वो इसी पटल विरूपण बल के कारण बने हैं।
अब दूसरा जो है बहिर्जनित बल, इसमें अपर्दन और निक्षेपण होता है, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो है, पृथ्वी के ऊपर क्या होता है, जो पृथ्वी की गतियां हैं उसमें जो बहिर्जनित बल लग रहा है, पृथ्वी के ऊपर का जो बल लग रहा है उसमें क्या होता है कि अपर्दन और निक्षेपण जैसी प्रक्रियाएं होती हैं। मतलब ये है कि अपर्दन का मतलब होता है कि मिट्टी का कटाव, यानी कि एक स्थान से मिट्टी का कट जाना, एक स्थान से हवा के कारण हो चाहे वो नदियों के कारण हो, उसका कट जाना। और निक्षेपण का मतलब होता है वही कटी हुई मिट्टी, वही अपर्दन की मिट्टी जो कटी है वो उठ करके हवा की वजह से या तूफान वगैरह आ जाता है उसकी वजह से दूसरे स्थान पर जा कर के जब वो जमा हो जाती है तब उसे निक्षेपण कहते हैं। मतलब कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मान लीजिए ये कोई एक मिनट, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी ये कोई मतलब एक जगह है, मतलब काफ़ी ये जो मिट्टी कटाव होता है ज़्यादातर ऊंचे स्थानों पर से होता है, जहाँ थोड़ी बहुत पृथ्वी जैसे ये है इसके ऊपर थोड़ा बहुत अगर ये होगा तो हवा चलेगी तो यहाँ से मिट्टी का कटाव होगा। अब ये जो मिट्टी का यहाँ से कटाव होगा, कटने के बाद यानी कि हवा की वजह से पानी की वजह से कट कट के उड़ करके या कट के जब ये दूसरी जगह मान लीजिए यहाँ पर जा करके जब ये जमा हो जाती है तो जहाँ से ये मिट्टी कटी ये तो अपर्दन, और जहाँ पर ये जा करके जम जाती है ये कहलाता है निक्षेपण, ये वाला निक्षेपण और ये वाला अपर्दन। ठीक है। अब ये जो हमारी पृथ्वी है, अब ये जो अपर्दन और निक्षेपण है उसके कुछ कारण हैं, जैसे क्या ये नदी के मतलब नदी जो बहती हैं ये बहता जल होता है, इसकी वजह से भी होता है। पवन के कारण जब हवा चलती है, तेज़ हवा पवन चलती है तो उससे भी ये अपर्दन निक्षेपण की क्रियाएं होती हैं। समुद्री तरंगों की वजह से भी होती हैं और हिमनद की वजह से भी ये क्रियाएं होती हैं। ठीक है। अब जैसा कि हमने अभी देखा था स्थलमंडलीय प्लेट, स्थलमंडलीय प्लेट होती क्या है आखिर, जो हमारी भूपर्पटी है ना, तो उसमें अनेक बड़ी एवं छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें हैं। मतलब यह है कि भूपर्पटी जो है उस पर कुछ बड़ी हैं तो कुछ छोटी हैं, कुछ मतलब जो कठोर हैं और असमान आकार की हैं, वो एक सी नहीं है सारी, वो आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर क्या है महाद्वीप और महासागर टिके हुए हैं। यानी कि पृथ्वी की जो भूपर्पटी है उसके ऊपर ऐसी प्लेटें जो काफ़ी कठोर हैं, कुछ छोटी हैं तो कुछ बड़ी हैं, काफ़ी कठोर हैं और ये असमान आकार की हैं। ये सारी जो प्लेटें हैं, काफ़ी सारी प्लेटें हैं, वो एक जैसी नहीं है, अलग अलग आकार की हैं। इन प्लेटों पर महाद्वीप एवं महासागर टिके होते हैं, ये कहलाती हैं वो स्थलमंडलीय प्लेट। ठीक है। अब ज्वालामुखी क्या होता है, जैसा कि हमने अभी देखा कि ज्वालामुखी निकलता है पृथ्वी के अंदर से गति के कारण। अब ज्वालामुखी होता क्या है, जो भूपर्पटी है उस पर एक खुला हुआ छिद्र होता है जिससे क्या होता है पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलने लगते हैं। मान लीजिए कोई मतलब ये हमारी पृथ्वी है, इसमें जब इसके अंदर कोई भी प्रक्रिया होने के बाद क्योंकि हमारी जो पृथ्वी की सतह है वो कहीं से काफ़ी मोटी है तो कहीं से थोड़ी सी कमज़ोर है, तो जब ये अंदर से प्रक्रिया होगी, अंदर से बल लगेगा तो जहाँ से भी देखेगा कि जहाँ से भी थोड़ी बहुत प्लेट कमज़ोर होगी, मान लीजिए यहाँ से थोड़ी सी प्लेट कमज़ोर है तो क्या होगा, यहीं से ही ये ज्वालामुखी जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा, इसके अंदर का जो मैग्मा है वो निकलना शुरू हो जाएगा, जिसको क्या कहा जाएगा, ज्वालामुखी कहा जाएगा। और ये निकल निकल करके ये पृथ्वी पर जमा हो जाएगा। कैसे, देखें इधर, ये मान लीजिए ये प्लेट है, इसके अंदर से ये मैग्मा निकल रहा है, निकलने के बाद ये ऊपर को जाता है यहाँ पर और ये इस तरीके से जमा होता रहता है, ये इस तरीके से ऐसे 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 ये पृथ्वी की सतह पर आ करके फैलता रहता है और जमा होता रहता है। अब ये वाली जो जहाँ से निकल रहा है, जहाँ से छिद्र हो रहा है, ये मैग्मा कोस्ट कहलाता है। और ये क्या है, मतलब ये तो हमारी परपटी है और ये मेंटल वो है, यानी कि भूपर्पटी, मेंटल और नीचे क्या था, क्रोड।
भूपर्पटी के ऊपर जम रहा है और मेंटल से निकल रहा है। ठीक है, मेंटल के किसी भी भाग से निकल सकता है ये काफ़ी, क्योंकि मेंटल जो भाग है वो काफ़ी बड़ा है। जब ये जो निकल रहा है, अब ये वाली जो नली है, ये जहाँ से निकल रहा है, ये इसको निकास कहते हैं, वेंट। ठीक है, निकास वेंट। अब ये जो जमा हो रहा है ऐसे करके जो आ रहा है, ये इस तरीके से जो निकल रहा है, ये क्या है, लावा है। ये क्या है, लावा है। अब ऊपर जो छिद्र हुआ है, मतलब ये आकर के जैसे जमा हो गया यहाँ पर आकर के, फिर ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्रेटर कहलाएगा। और ऊपर जो ये ऐसे करके दिख रहा है थोड़ा सा, ये गैस एवं राख जो है वो ऊपर की तरफ चली जाएंगी। तो ये है एक ज्वालामुखी का मानचित्र, मतलब ज्वालामुखी का चित्र, सॉरी, ज्वालामुखी का चित्र। अब कुछ शब्दावलियाँ हैं, जैसे एंडो। एंडो का अर्थ होता है अंतः, और एक्सो का मतलब होता है बाह्य। अब एंडोजेनिक से बनता है, एंडो यानी अंतः और अंतः उत्पत्ति, एंडो प्लस जेनिक हो जाता है एंडोजेनिक यानी अंतः उत्पत्ति, और एक्सो प्लस जेनिक हो जाता है एक्सोजेनिक। ठीक है, यानी कि बाह्य उत्पत्ति। ठीक है, ये कुछ शब्दावलियाँ हैं। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यानी कि जैसा मैंने अभी बताया, जो हमारी पृथ्वी है इसके अंदर जब गति होती है तो उससे जब मतलब बल लगता है, पृथ्वी के अंदर वृत्तीय गति होती है, उससे ज्वालामुखी भी निकलता है, और इसके निकलने से जो है वो हमारी जो पृथ्वी है वो थोड़ी सी कांपने सी लगती है, यानी कंपन करने लगती है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, यानी कि जो कंपन है वो पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, इधर उधर घूम सकता है। इस कंपन को ही भूकंप कहते हैं। यानी पृथ्वी जब कांपने लग जाए, इधर उधर थोड़ी बहुत हिलने लग जाए पृथ्वी, कभी कभी बहुत ज़्यादा भी हिलती है, तो ये भूकंप कहलाती है। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। मान लीजिए पृथ्वी हमारी ये है, यहाँ से तो कुछ प्रक्रिया हुई पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी में प्रक्रिया होने के बाद यहीं से कंपन होना शुरू हो गया, यहाँ से कंपन होना शुरू हो गया। अब यहाँ से जब ये कंपन होगा तो यही वाला जो बिंदु होगा यहाँ पर जहाँ से कंपन शुरू हो रहा है वो उद्गम केंद्र कहलाएगा। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अभिकेंद्र कहते हैं। यानी कि जो उद्गम केंद्र है, मान लीजिए वाला उद्गम केंद्र है, इसकी जो भू सतह पर इसके निकटतम वाला जो स्थान होगा वो अभिकेंद्र कहलाएगा। कैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये वाला उद्गम केंद्र, और इसके जो सबसे निकटतम है, देखो ये वाला तो काफ़ी दूर पड़ रहा है, इसके सबसे निकटतम मान लीजिए ये है, तो यहाँ का जो ये वाला केंद्र होगा ये कहलाएगा अधिकेंद्र। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। यह अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। मान लीजिए यहाँ पर ये वाला जो है अधिकेंद्र है, ठीक है, वो सॉरी ये वाला जो है ये उद्गम केंद्र है। यहाँ से कंपन शुरू हुआ, कंपन शुरू होने के बाद इसका ये वाला जो सबसे पास पड़ रहा है, ये वाला जो बिंदु है यहाँ पर, ये वाला बिंदु, ये हो जाएगा उद्गम केंद्र, क्योंकि सबसे पास है। और जब ये सबसे पास है तो मैं इतना तो पता ही है कि जो सबसे पास होगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा हिलेगा पृथ्वी ऊपर से, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हिलेगी। जब यहीं पर ज़्यादा हिलेगी तो यहीं पर क्या होगा, यहीं पर काफ़ी नुकसान होगा, भूकंप की तीव्रता ज़्यादा होगी। और यहाँ से तो काफ़ी दूर है, ये वाला ज़्यादा दूर है, ये वाला थोड़ा पास है। तो जब ये ज़्यादा दूर है तो यहाँ पर तीव्रता बहुत कम होगी या ना भी हो सकती, ठीक है, यानी कि यहाँ पर महसूस नहीं भी की जा सकती, लेकिन यहाँ पर क्या होगी, ये ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ का जो अधिकेंद्र है वो मतलब यहाँ पर क्या है, अधिकेंद्र है, यानी कि एक निकटतम स्थान है ये एकदम उद्गम केंद्र के पास का। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं। वह स्थान अधिकेंद्र, उद्गम केंद्र वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। मान लीजिए यहाँ से भूकंप शुरू हुआ और इसका जो यहाँ ये वाला जो केंद्र होगा जहाँ से भूकंप शुरू हुआ उद्गम केंद्र कहलाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये इस तरीके से इसका जो मतलब वो है तरंगे हैं वो यहाँ तक देखी गई, यानी यहाँ तक भूकंप आया, यहाँ ज़्यादा तेज आएगा क्योंकि यहाँ पर पास है, यहाँ तक मान लीजिए ये वाला भूकंप आएगा। फिर उसके बाद ये वाली क्या है, ये प्लेट सीमा है,
और ये वाला जो सबसे निकटतम बिंदु होगा, सबसे निकटतम यहाँ तक तो तरंगे जा रही हैं, लेकिन सबसे निकटतम बिंदु यहाँ पर ज़्यादा तरंगे जा रही हैं, ये वाला भी यहाँ पर बिंदु, ये यहाँ पर ज़्यादा तरंगे जा रही हैं, तो क्या होगा, ये वाला जो बिंदु है अधिकेंद्र कहलाएगा। भूकंपीय तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। मान लीजिए यहाँ से पृथ्वी निकली और जैसे ये निकलेगी तो फिर उसके बाद यहाँ पर अधिकेंद्र होगा, क्योंकि जो ये निकल रही है वो सारी ही दिशाओं में जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी, सारी दिशाओं में भूकंपीय तरंगे फैलेंगी। ठीक है। ये देखें, भूकंपीय तरंगे जो 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे, एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कर सकते हैं आप। अब जो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं इनको क्या कहा जाता है, पी तरंगे, यानी कि पी ऐसे विलिप्त तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगों को एस तरंगे, पृष्ठीय तरंगों को एल तरंगे। इस तरीके से शॉर्ट में भी लिखा हुआ मिल सकता है। ओके। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को सुनिश्चित रूप से कम किया जा सकता है। बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन कम ज़रूर कर सकते हैं। अगर हमें पहले से पता हो कि यहाँ पर भूकंप आने वाला है तो हम इसका जो प्रभाव है वो काफ़ी कम कर सकते हैं। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। जब सांप बहुत ज़्यादा मात्रा में धरातल पर आने लगते हैं तो समझ लो वहाँ पर भूकंप आएगा। और अगर तालाब की मछलियाँ जो है उत्तेजना हो रही, काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ निकल रही, तो समझ लो वहाँ पर भूकंप आएगा। जानवरों के व्यवहार का भी अध्ययन कर सकते हैं। गुजरात में भूकंप द्वारा विनाश देखें इधर, ये इस तरीके से सारी बिल्डिंग वगैरह गिर जाती हैं, ये सारा विनाश हो जाता है भूकंप की वजह से। भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन। भुज में भूकंप के झटके। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया। यानी कि जो भूकंप है उसको किस पर मापा जा रहा है, रिक्टर स्केल पर। जो कितना देखा गया था, 6.9 की तीव्रता वाला देखा गया था, जो कि बहुत हाई होता है। अब स्कूल सर्वाधिक प्रभावित। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका है। ठीक है, यानी कि इतना इससे प्रभाव हुआ। भुज में निराशाजनक राहत। भूकंप के 3 दिन बाद ही भी हर व्यक्ति भोजन, कंबल, दवाएं आदि तक न पहुंचने के कारण हालात चिंताजनक। भुज की तबाही। फोन लाइनें, जल पाइपलाइनें, विद्युत स्टेशन, संचार लाइनें तथा सभी अवरोधित हो गए। ठीक है। फिर शहर में आग। चारकोल एवं अंगीठियां के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा। राष्ट्रपति ने आपातकाल स्थिति की घोषणा की। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील। गुजरात सरकार ने संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी। यानी कि इस तरीके से वस्तु स्थिति का आप अध्ययन कर सकते हैं। इस तरीके से मतलब जो पुरानी वो होती थी, मतलब जो भी भूकंप आता है तो उसका जो न्यूज़ वगैरह आती है, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है। जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप जो मापा जाता है उसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2 पॉइंट यानी कि या उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने की क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा इससे अधिक होती है बहुत शक्तिशाली और उसके बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है।
ये एक रिक्टर स्केल है। यहाँ पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है कि कितना तेज भूकंप आया है। अगर 2 पॉइंट आएगा भूकंप तो इससे कोई मतलब पता ही नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत कम पता चलेगा। और अगर 5 पॉइंट पे आ गया भूकंप तो काफ़ी सारा मतलब सामान वगैरह इधर उधर गिर सकता है, सामान का नुकसान हो सकता है। और अगर 6 दशमलव का भूकंप आ गया तो ये बहुत शक्तिशाली होता है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। अगर 7 आ गया तो फिर ये तो बहुत ही ज़्यादा होगा, सर्वाधिक शक्तिशाली इसको माना जाएगा। भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचारों के रूप में दिया गया भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन पढ़ें। इस घटना के क्रमशः श्रेणीबद्ध करें। आप ये सब कर सकते हैं। अब अगर कहीं पर भूकंप आ जाए तो उसके लिए क्या क्या हम तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जैसे भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें। सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में आप सुरक्षा ले सकते हैं। किस किस चीज़ों से दूर रहना है। आग वाले स्थानों से, चिमनी के आसपास, टूट सकने वाली खिड़कियों के आसपास, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से। देखिए आप दर्पण से, जो शीशा वगैरह देखते हैं उससे, तस्वीर फ्रेम से, इन सब से दूर रहना चाहिए जब भूकंप आए तो। पहले से तैयारी करनी चाहिए। अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। यानी कि जब भूकंप आता है तो आपको किसी ऐसे सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए जहां पर क्या मतलब एक कोना वगैरह हो, दीवार वगैरह के कोने में जा सकते हैं। और या फिर ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पर कोई भी जगह, अगर आपके आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी घर के वो उसमें वो नहीं है, मतलब घरों के अंदर ऐसे ऐसे कोने में छिप जाना चाहिए जहाँ पर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसका टूटने या गिरने का खतरा हो। ठीक है, यानी कि जो मजबूत हो। मुख्य स्थलाकृतियाँ अपक्षय एवं पर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसी विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाली क्षय को अपर्दन कहते हैं। यानी कि जो हमें पृथ्वी दृश्य है, यानी कि भूदृश्य है, उस पर जल, जिस दृश्य का मतलब होता है देखना, जिस पृथ्वी को हम देख पा रहे हैं जहाँ तक, उस पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाली क्षय को अपर्दन कहते हैं, यानी कटाव को। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, मिट्टी का कटाव होता है, फिर दूसरी जगह जाकर जम जाता है। जहाँ से कटाव होगा वहाँ भी एक अलग ही तरीके, जो पहले थी वो तो स्थलाकृति बचेगी नहीं, अलग ही तरीके की स्थलाकृति बन जाएगी। और जहाँ पर जाकर के जमा होगा, मिट्टी जमा होगी, वहाँ दूसरे तरीके की, मतलब वहाँ पर दूसरे तरीके की स्थलाकृति बन जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। यानी कि जैसे कोई नदी बहती है तो उससे जो दृश्य भूमि होती है उसका अपर्दन हो जाता है, उसका कटाव हो जाता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। ठीक है, यानी कि एकदम से जैसे कोई नदी आई और ये एकदम यहाँ पर आकर के गिर गई है ऐसे, तो जब ये एकदम आकर के ढाल वाली घाटी में आकर के एकदम गिरती है तो ये क्या बना लेती है, जलप्रपात बना लेती है। ओके, विश्व के हजारों छोटे छोटे जलप्रपात, सबसे ऊंचा विश्व में क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे जलप्रपात हैं। जिस सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुला का एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात हैं और अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग बना लेती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। यानी कि जब कोई भी नदी आई
नदी मान लीजिए कोई पहाड़ों से आ रही है तो पहाड़ों से एकदम सीधी आ रही है नदी। अब जब जैसे ही ये मैदानों में आएगी, मैदानों में आने के बाद ये इस तरीके के मोड़दार मोड़ पर बहने शुरू कर देगी, मोड़दार मार्ग पर बहने लग जाएगी। अब ये जो मोड़दार मार्ग हैं इन्हीं को क्या कहा जाएगा? विसर्प कहा जाएगा, जैसा कि आप इसमें देख भी सकते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी के कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई भी ऐसे करके नदी आई मैदान में और ये ऐसे करके विसर्प बना ली। ये जो ऐसे करके बन रहे हैं ये मोड़, ये विसर्प हैं। जब ये विसर्प बना लेगी तो एक टाइम ऐसा भी होगा जब ये विसर्प जो है वो इससे अलग हो जाएंगे, यानी कि बार बार यहाँ से मिट्टी का कटेगी, यहाँ से बार यहाँ मान लीजिए यहाँ से मिट्टी कटेगी। मिट्टी कटने के बाद क्या होगा? ये वाला जो भाग है, मान लीजिए 1 मिनट, मान लीजिए ये वाली मिट्टी कट रही है, बार ये वाली मिट्टी कट रही है। जैसे नदी का पानी आया तो थोड़ी सी फिर कट गई, फिर थोड़ी बार मिट्टी कटने से ये वाला जो इतना भाग है ये हट करके इधर हो जाएगा, यानी कि अलग हो जाएगा और नदी ऐसा करके अलग को बहने शुरू हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले ये जो था ये एक जगह जुड़ा हुआ था, ये वाला भाग पहले यहाँ पर ऐसे करके जुड़ा हुआ था। बार जब मिट्टी का कटाव वजह से नदी गई तो यहाँ पर थोड़ा सा मिट्टी का कटाव हो जाता था। उससे क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा आया, फिर ये इतना मिट्टी से भर गया यहाँ से, मतलब इतना ज़्यादा यहाँ की मिट्टी कट गई कि यहाँ पर जो है वो ये अलग हो गया, ये वाला भाग अलग हो गया। जब ये जो अलग हुआ है ये वाला भाग है, इसको कहा जाएगा चाप झील। ठीक है, यानी कि विसर्प से जो भाग अलग हो जाता है अपर्दन के कारण, चाप झील कहलाता है। कभी कभी नदी अपने तटों पर से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता है जब नदी के जो तट होते हैं वो उन तटों से अलग बहने लग जाती है। इससे क्या होता है कि जो उसके आसपास के क्षेत्र होते हैं वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। यानी कि जब कोई मिट्टी बाढ़ के कारण नदी के तटों से निकटवर्ती क्षेत्रों से महीन मिट्टी जो होगी एवं अन्य पदार्थ जो होंगे वो निक्षेपण कर जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ऐसी मिट्टी को एवं पदार्थों को अवसाद कहेंगे। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। जब ये कटेंगे, अलग होंगे, बाढ़ आएगी, बाढ़ आने से क्या होगा? वहाँ का जो क्षेत्र है, वहाँ का जो क्षेत्र है वो उपजाऊ हो जाएगा, वहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ हो जाएगी। ठीक है, नदी के उत्थित तटों पर तटबंध कहते हैं। यानी कि नदी के जो उत्थित तट होते हैं उनको तटबंध कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाले जो भाग हैं ये तटबंध हैं। इनकी इसके उत्थित तट जो होते हैं, आसपास के तट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तटबंध कहलाते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती हैं, जिनको वितरिका कहते हैं। यानी कि मान लीजिए एक नदी आ रही थी, यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ, ये इसकी तो गति धीमी होगी, साथ में इस नदी का जो भाग है वो एक तो ऐसे ही जाता रहेगा, लेकिन ये दूसरे मार्ग में भी जाना शुरू हो जाएगा। यानी कि इसके जो मार्ग हैं वो 2 बन जाएंगे, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। ये मेन नदी तो जा रही थी, लेकिन इससे क्या हुआ, ये वाला जो मार्ग है वो कट गया, ये मान लो ये वाला मार्ग कट गया। ठीक है, तो ये जो अलग होया भाग, ये जो भाग अलग होया, ये तो एक साथ जा रहा था, ये वाला जो भाग अलग होया ये कहलाएगी वितरिका। ठीक है, यानी कि मेन नदी से जो भाग अलग हो जाता है वो वितरिका कहलाता है। ओके, यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। यानी कि मुहाना होता है जो मतलब नदियाँ होती हैं, उनका जो अंत होता है उसे मुहाना कहा जाता है। उनका नदियों का एंड,
सारी रिवर्स का एंड, नदियों का अंत जो होता है मुहाना होता है, वहाँ पर मुहाने का निर्माण हो जाता है। अब जब मुहाने जो है, मुहानों के अवसाद जो होते हैं, जहाँ पर नदी का अंत हो रहा होता है पृथ्वी पर, वहाँ पर क्या होता है, काफ़ी सारे अवसाद इकट्ठा हो जाते हैं। तो जो वो अवसाद इकट्ठा होते हैं मुहाने पर, खासकर मुहाने पर, वो डेल्टा का निर्माण करते हैं। इसी से बनता है डेल्टा। विश्व की कुछ नदियों के नाम आप ढूंढ सकते हैं जो डेल्टा का निर्माण करती हैं। जैसा क्या, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी एक साथ मिलकर के जब आगे जाती हैं तो वह सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। जब क्योंकि जब आगे जाएंगी तो एक साथ मिल जाएंगी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी आगे जा कर के बांग्लादेश में इधर जा कर के आगे, तो वहाँ पर जा कर के जब ये एक साथ मिल जाती हैं तो वहाँ पर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। एग्जाम्पल के लिए, समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री जो तरंगे होती हैं उसके अपर्दन एवं निक्षेपण, कटना और एक दूसरी जगह जाकर के जम जाना, तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती हैं। जो समुद्र के अंदर की जो तरंगे होती हैं वो लगातार शैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। अभी शैल क्या है हमने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती हैं, इनको समुद्री गुफा कहते हैं। ठीक है, ये आप इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो चित्र है, ये यहाँ पर समुद्री, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो समुद्री तरंगे हैं, जब उनका अपर्दन होगा, निक्षेपण होगा, उससे क्या होगा कि जो उसका तट है, समुद्र का जो तटीय है, वहाँ पर तटीय स्थलाकृतियाँ बन जाएंगी। जैसा कि ये वाली जो स्थलाकृति हैं वो एक तट के रूप में स्थलाकृतियाँ बन गई हैं। इससे दरार विकसित हो जाएगी, यानी कि ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है ये दरार बन गई, यहाँ पर एक दरार बन जाती है। और समय के साथ जब ये बड़ी और चौड़ी हो जाती है, जब ये पहले छोटी सी दरार बनी और फिर उसके बाद जब ये बहता जाता है, इसमें पानी लगातार, इसमें को पानी बहता ही जाता है, फिर ये बड़ा हो जाता है ये वाला भाग, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है समुद्री गुफा। ठीक है, समुद्री गुफा। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिसे तटीय मेहराब बनते हैं। जब समुद्री गुफाएं जो हैं वो काफ़ी बड़ी हो जाती हैं और सिर्फ इनकी छत ही बच जाती है, तो वो तटीय मेहराब बनाती हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है, यानी कि जब लगातार बार बार कटाव होता ही रहता है, उसका होता ही रहता है, तो उससे क्या होता है, वहाँ पर उसकी जो छत है वो भी ख़त्म हो जाती है। उससे क्या होता है कि वहाँ पर स्टैक बन जाते हैं। क्या बन जाता है, स्टैक बन जाते हैं। जैसे दीवार जैसी छत भी जब अलग हो जाएंगी तो केवल दीवारें बचेंगी। इससे क्या होगा कि दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लगातार मतलब इनकी जो छत थी, ये यहाँ पर ये इनकी जो छत थी वो अलग हो गई, ये अलग सी दीवार से खड़े हो गए, ये दीवार से अलग हो गई। जो ये अलग वाली जो दीवार कहलाएगी ये स्टैक कहलाएगी। ये बीच का जो मतलब पहले छोटा सा मुहाना बन, ये छोटा सा बना होगा, छोटा सा ये समुद्री गुफा, फिर ये थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा और बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद ये तटीय मेहराब बन गया। तटीय मेहराब के बाद फिर जब ये इतना कटाव हो गया कि ऊपर का जो ये पूरी छत थी वो भी गायब हो गई और ये जो दीवार थी वो अलग हो गई, तो वो स्टैक कहलाई। ठीक है, ये कहने का मतलब है। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। यानी कि समुद्र के जल के ऊपर जो ऊर्ध्वाधर रूप में, यानी कि ऊर्ध्वाधर रूप में जो उठे हुए होते हैं ऊंचे शैल तटों को समुद्र भृगु कहा जाता है। समुद्र तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। समुद्री जो तरंगे होती हैं, जब वो के बार मतलब अवसाद लेकर के आती हैं साथ में, फिर उनको जमा कर लेती हैं, तो वो समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। देखें, अगर कोई नदी इसको अवसाद को जमा करे और इकट्ठा एक जगह नदी के मुहाने पर इकट्ठा करे, डेल्टा का निर्माण करती है। और अगर समुद्री तरंगे के किनारों पर, समुद्री तरंग के किनारों पर अगर समुद्री तरंगे आकर के बार बार उस पर अवसाद जमा कर रही हैं, तो वो समुद्री पुलिन कहलाएंगी। ठीक है, समुद्री पुलिन का निर्माण करेंगी।
हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद आप इससे भी पता चल रहा है, हिमनद का मतलब होता है जो बर्फ की नदियाँ होती हैं। इनकी जो पर्वत होते हैं उनके ऊपर जो बर्फ जमी हुई होती है, फिर उसके बाद वहाँ से जो पानी बह करके जाता है, हिमानी जो कहलाती है, वहाँ से जो नदियाँ बन करके पानी बह करके तापमान के तेज होने की वजह से वो कहलाएंगे हिमनद। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देते हैं और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है। इनकी पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं उसमें जब बर्फ पिघलता है, बर्फ पिघलने से क्या होता है, उन गड्ढों में गड्ढे बन जाते हैं। गड्ढों को ही गर्त कहा गया है। पिघलने से जो गर्त होते हैं उसमें जल भर जाता है और वे सुंदर झीलें बन जाती हैं। ठीक है, यानी कि बर्फ़ की कोई नदी आई, कोई भी बर्फ़ पिघल करके नदी आई ऐसे, फिर वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से गर्त बन गए, गहरे गहरे गड्ढे बन गए। फिर गड्ढे बनने से क्या हुआ, वहाँ पर पानी भर गया, पानी ऐसे करके बहने लगा, ऐसे यूँ पानी बहने लगा। फिर उससे क्या होगा, वो झील बन जाएगी। यहाँ पर पानी फिर जमा होगा गड्ढे में, उससे होकर के जब जाएगा तो वो सुंदर झील बन जाएगी। और फिर हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़ी कण, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। और जब ये हिमनद, कहने का मतलब ये है, जब ये हिमनद के द्वारा जो पदार्थ लाए जा रहे हैं साथ में शैल, रेत वगैरह, अवसाद वगैरह जिन्हें कहा जाता है, तलछट मिट्टी, तो ये जो अवसाद होंगे, ये निक्षेप जो होंगे, ये जो निक्षेप होंगे वो क्या कहलाएंगे, हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक हिमनद का मानचित्र। फिर पवन के कार्य। पवन के क्या क्या कार्य होते हैं? रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण है। यानी कि रेगिस्तान के अंदर जो हवाएं चलती हैं, पवन होती है, उससे क्या होता है, क्योंकि रेगिस्तान के अंदर मिट्टी जो है काफ़ी रेतीली होती है, सूखी होती है, तो उससे क्या होता है, वहाँ की जो मिट्टी, हवा चलने से, वहाँ की पवन चलने से वहाँ का जो मिट्टी का कटाव होने लग जाता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर एक सार मिट्टी थी, रेतीली मिट्टी, तेजी से पवन आई तो फिर यहाँ की मिट्टी को उड़ा करके दूसरी तरफ ले गई। इससे क्या हुआ, जहाँ से मिट्टी उड़ी वहाँ से अपरदन होगी और जहाँ जाकर ये जमा होगी वह निक्षेपण हो गया। ठीक है, रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। जब पवन चलती है तो वो इतना ऊपर के भाग को नहीं काटती है, वो थोड़ा गहरा करके ऐसे काटती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी गहरे गहरे यहाँ पर बने हुए हैं गर्त। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी शैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी पवन आई और हिला करके जब हवा रुक जाएगी, पवन रुक जाएगी और फिर रेत जो होगा गिरकर एक छोटी सी एक जगह एक स्थान पर ऊंचा 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 जमा हो जाएगा तो बालू टिब्बा कहलाएगा। यानी कि टीला जिसे कहा जाता है, टीला वगैरह, टिब्बा, बालू टिब्बा, यानी कि मिट्टी का टिब्बा। बालू जो होता है, रेत वगैरह, उसका जो थोड़ा सा ऊंचा भाग हो जाता है वो बालू टिब्बा कहलाएगा। जब बालू कण महीन यानी कि बारीक एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। यानी कि जब बालू के जो कण होंगे वो काफ़ी महीन होंगे, छोटे होंगे और हल्के होंगे तो वायु तो आसानी से उसको उठा के ले जाएगी, उठाकर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, यानी ये बहुत बड़े क्षेत्र में जाकर के जमा हो जाएंगे, तो ये इसे लोएस कहते हैं।
ठीक है। इनकी अगर एक ही स्थान पर हो रहे हैं जमा तो फिर ये छोटे से स्थान पर ये ऊपर को ऊपर को ऐसे करके बालू टिब्बा बनाएंगे। लेकिन जब ये काफ़ी बड़े स्थान पर ऐसे करके बिखर रहे हैं, चारों तरफ को बिखरते जा रहे हैं, काफ़ी बड़े स्थान पर, विस्तृत स्थान पर जा करके जमा हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? लोएस कहलाएंगे। जैसे चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा चैप्टर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।